ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हैं, इसके ऊपर ढेर सारे डिबेट्स हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें जो पहला वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 25, इसको आर्टिकल ऑफ ट्रिपल पीस भी बोलते हैं, ट्रिपल पी, ठीक है। ओके, रिलीजन, हाँ, आर्टिकल ऑफ ट्रिपल पीस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, द फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल ऑफ ट्रिपल पीस बोलते हैं इसको, ट्रिपल पीस, ओके फाइन, ठीक है। सो आर्टिकल 25 ये है विच कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके फाइन। इसके बाद आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, स्पेलिंग गलत है वहां पर, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स। अब मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब जगराता वगराता कहीं पर है ना भाई, या अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया भाई, लड़ाई झगड़ा हो गया कि भाई वो मेरे को 2 थप्पड़ मार दिया, मैंने कल सुबह पूजा नहीं की और उसने मुझे एक ही थप्पड़ मारा, ये सारी चीजें फिर वो सारी की सारी चीजें इस आर्टिकल में आ जाएंगी कि भाई आप मैनेज कर सकते हो रिलीजियस अफेयर्स, फंडामेंटल राइट है आपका कि भाई आपके अगर कम्युनिटी में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, फंडामेंटल राइट है, अपने रिलीजियस अफेयर्स को भी और दूसरों के रिलीजियस अफेयर्स को भी, ओके फाइन, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ आई रिलीजन। बहुत सारे लोग रिलीजन को अपनी खुशी से चंदा देते हैं भाई, चंदा मतलब वो चंदा वाला चंदा नहीं, ये वाला चंदा जो पैसे में चंदा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा भाई कि ऐसा तुम्हें लगने लग जाता है, ऐसा मुझे भी लगता था एक समय कि भाई बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर आ जाएंगे अगर मैं सरस्वती पूजा में 200 की जगह 300 रुपए दे दूं तो, ठीक है। तो वही है कि भाई मैं कितना भी रुपए दे सकता हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है भाई, ठीक है। कोई टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, ओके फाइन। सो दिस वाज आर्टिकल 27। आर्टिकल 28, freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions, okay, ठीक है। तो जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मतलब स्कूल्स आ जाएंगे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। कुछ स्कूल्स में बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं, मुझे अपने स्कूल के प्रेयर्स के बारे में पता है कि वहां पर दैट वाज आर्यास बेस्ड स्कूल, तो वहां पर कुछ दूसरे टाइप के प्रेयर्स होते थे, ठीक है। पर दे वर फ्री एनफ टू प्रोपोगेट, वहां पर वो सारी चीजें वो प्रोपोगेट कर सकते थे, वो प्रेयर्स वो प्रोपोगेट कर सकते थे, ठीक है। तो चमका क्या भाई, ये चीज समझ में आई? ये सभी लिख लो अच्छे से, ये सभी लिख लो अच्छे से, याद करने का तरीका बताता हूं फिर इसमें, ठीक है। ट्रिपल पीज हैं, देन मैनेज है, देखो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखो। एक है आर्टिकल 25 बोलता है रिलीजन पे बेस्ड है, तो इतना पहले याद रखना चाहिए कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से लेकर के 28 तक। अब उसमें 4 राइट्स आ जाएंगे, उसमें जो 4 राइट्स हैं वो ये हैं, कौन कौन से हैं? ट्रिपल पीस वाले, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वाला। दूसरा वाला मैनेज, बस मैनेज वर्ड याद रखो, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ओके। तीसरे वाले में टैक्सेस है तो प्रोपोगेट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा हूं रिलीजन का, तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के भाई प्रेयर वेयर करा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखो, कीवर्ड्स याद रखो, और फिर इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव रिटन ऑल द राइट्स, ऑल ऑफ यू हैव रिटन ऑल द राइट्स। शैल वी चेक कि कैसे याद करते हैं? ओके फाइन, ठीक है। सो ओके, कैसे याद करते हैं भाई? प्यार में तेरे रोया एलॉन मस्क, ठीक है। एलॉन मस्क को आप जानते हो, और वो किसी के प्यार में रोया होगा, ऑफ कोर्स रोया होगा। तो किसके रोया, ये हम नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं यहां पर किसी के प्यार में रोया है। तो दैट पी ऑफ प्यार इज प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ओके। मे का एम जो है दैट इज मैनेज, तेरे का टी इज टैक्सेस, एंड रोया एलॉन, तो रोया एलॉन इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज फॉर आर एंड ई इज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। प्यार में तेरे रोया एलॉन मस्क, ठीक है भाई। तो याद रहेगा, या आप कोई अपना तरीका निकाल सकते हो, मेरे लिए तो ये वाला मेथड सूटेबल है, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, फाइन, ठीक है। तो बढ़ जाए भाई आगे। दिस वाज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 to 28। आगे बढ़े क्या? Sir, बढ़ so जाते हैं। article 28 says that if you want, you don't have to do the prayers in school and all. Is that also what it's trying to say? देखो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब ये चीज लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई नहीं है, पर क्या इसको लेकर के कोई कोर्ट ऑफ लॉ में गया? तो ऐसा है कि अगर ये आर्टिकल मुझे ये फ्रीडम देता है कि मैं वहां पर जाके अटेंड कर सकता हूं, तो वो वहीं पर ये वाला फ्रीडम, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें ये वाली चीज लिखी है
कि आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप रिलीजियस अफेयर्स नहीं, आप चंदा नहीं देना चाहते हो, नहीं दे सकते हो। आप रिलीजियस अफेयर्स, आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी चीजें हैं वो नहीं करना चाहते हो तो वो नहीं भी कर सकते हो। तो एंटी भी है, एंटी भी है, करेक्ट है, पर ये लिखा हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड है और इसको फॉलो किया जा रहा है। किसी ने इसको इसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं किया, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई कि हाँ उसका मन नहीं कर रहा है वो नहीं फॉलो करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, ये अंडरस्टूड है कि वहां पर अगर ये बोला जा रहा है कि आप फॉलो कर सकते हो तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, ये वाली चीज भी उसी में अंडरस्टूड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, फाइन। तो जाके बोल देना अगर कभी कुछ मन नहीं करता होगा। Yes, sir. फाइन, ठीक है, ओके। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसको बोलते हैं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं करेगा। दो जगह पर इसके पहले एजुकेशन वर्ड आ चुका है। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो चीज अटेंड करने वाला कहां पर था भाई, आर्टिकल नंबर 28 में था, ठीक है। और उसके पहले एजुकेशन कहां पर आया था, आर्टिकल 21A में आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 में जो पास किया गया था, ओके। इसमें जो दो राइट्स आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। माइनॉरिटीज मतलब मीजो नागा, मीजोज, नागाज एंड जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं, ट्राइबल माइनॉरिटीज और जितने भी माइनॉरिटीज हैं उन सभी के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स और कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ओके। एंड आर्टिकल 30 इज यहां पर माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब चला सकते हैं। इफ यू हर्ड अबाउट मदरसा, दे हैव द राइट टू रन दोस मदरसास, ठीक है, दे हैव द राइट्स, ठीक है। तो हाँ, ये दोनों राइट्स जो होते हैं, और माइनॉरिटीज की डेफिनेशन अलग अलग है अलग अलग स्टेट में। इन जम्मू एंड कश्मीर, हिंदूज एंड कश्मीरी पंडित्स आर द माइनॉरिटी, ठीक है। तो जब एजुकेशन जो स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता, जो स्टेट लिस्ट में आता है, तो वहां पर माइनॉरिटीज की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। तो अगर वहां पर ऐसा बोला जाएगा, अगर जेएनके में ऐसा कोई रूल पास किया गया कि माइनॉरिटीज को हमें एजुकेशन देना है, तो इसका मतलब वो किसको एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, रिलीजियस कश्मीरी पंडित्स को, और जो भी वहां पर पंजाबीज और थोड़े बहुत रहते हैं वो वहां पर माइनॉरिटी बन जा रहे हैं। पैन इंडिया कोई और माइनॉरिटी है, असम में हो सकता है जो हिंदी स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी है, ठीक है। तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी स्टेट वाइज, ओके फाइन। और क्योंकि एजुकेशन और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट के पास हैं, तो वो माइनॉरिटी की डेफिनेशन अपने से चेंज करके बाकी चीजें, बाकी राइट्स ग्रांट कर सकता है अपने सिटीजन्स को, ओके फाइन। सो ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज जैसे यहाँ पर असम में पता नहीं कौन सी माइनॉरिटी है, जस्ट टुक दिस फोटो टू शो अप की माइनॉरिटीज का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम। एंड हाँ, establish administer educational institutions, so they can run madrasas, that is their fundamental right, ठीक है, that is their fundamental right। क्लियर है भाई, दोनों ही चीजें क्लियर हैं, बढ़ जाए आगे। हाँ सर। यू हैव जस्ट रिटन, ओके। इसको याद करने का कोई मेथड नहीं बता रहा हूं क्योंकि दो ही राइट्स हैं, आई गेस 29-30 तक पहुंचोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो ये है, ठीक है, वो ये है जो आता है आर्टिकल 32 में। अब आप बोलोगे सर आर्टिकल 31 में क्या आता है, आर्टिकल 31 में जो आता था वो उड़ा दिया गया भाई, ठीक है, वो उड़ा दिया गया तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा भैया, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब इसके जो की पॉइंट्स हैं, इसके की पॉइंट्स हैं वो देखना भाई। ये बोलता है कि आपके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का, ये फंडामेंटल राइट है। अगर आपके बाकी कोई राइट्स छीन रहा है तो ये वाला वो राइट है जो प्रोटेक्ट करता है बाकी सारे राइट्स को, ठीक है। इसलिए ये जो फीचर है सुप्रीम कोर्ट का कि वो जुडिशियल रिव्यू दे या मदद करे जो उसको अप्रोच कर रहा है, उस वजह से ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि उसके पास है राइट टू जुडिशियल रिव्यू और राइट टू रिव्यू द पिटिशनर अंडर आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। प्रोवाइड करना है रेमेडी, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 में, जो फंडामेंटल राइट है, इसी राइट को बी आर अंबेडकर ने बोला था दैट दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर ये एक राइट नहीं होगा तो बाकी सारे राइट्स बेकार हो जाएंगे। आपको मैं राइट तो दूंगा, राइट टू इक्वालिटी, पर आप किसको जाके बोलोगे कि मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही है? ये किसको जाके बोलोगे भाई? उसके लिए कोई तो होना चाहिए, कोई बॉस होना चाहिए। वो बॉस है सुप्रीम कोर्ट, जो कि है प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर आती है वो आती है आर्टिकल 32 से। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने बोला था इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो नीचे में लिखी हुई चीज है, जो लिखे नीचे में लिखी हुई चीज है, वो सारे रिट हैं जो अगर सुप्रीम कोर्ट इशू कर दे, ठीक है, नीचे में लिखी हुई जो चीजें हैं वो रिट्स हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये हैं रिट्स, ये हैं रिट्स। ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है जब उसके पास कोई पेटिशनर कोई पेटिशन लेके जाता है कि भाई मेरे ये राइट्स नहीं मिले हैं, मुझे ये राइट्स नहीं मिले हैं, तो इनमें से वो कोई एक रिट इशू करेगा और जो उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं वो किसी फॉर्म में उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करोगे तो इन्हीं पांचों रिट्स में से सुप्रीम कोर्ट कोई रिट इशू करेगा। हेबियस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस भी बोलते हैं, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और को वारंटो, ठीक है। तो यही सारे लैटिन वर्ड्स हैं, यही सारे रिट्स इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट। और इतना ज्यादा पावरफुल है ना ये रिट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर है इवन मोर देन द गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। अरे तुम बनाते जाओ जितने नियम बना रहे हो, अगर जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया, अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट चला गया तो फिर खत्म कर देगा सुप्रीम कोर्ट सभी चीजों को, ठीक है। गिवन दैट कि सुप्रीम कोर्ट is not working under the government, some higher bench of supreme court is not influenced by the government। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसी का आदमी बैठ गया, ठीक है, वैसा नहीं होता है। जनरली सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी इंटरनल चीजें हैं, वहां पर जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो सारी की सारी बहुत सालों से चले आ रही हैं और वहां पर गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ओके, ठीक है। So, right to constitutional remedy is heart and soul of the constitution. Supreme Court, protector and guarantor of fundamental rights, and Supreme Court issues few writs. These 5 writs जो कि गारंटी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बंदे को जो पिटीशन डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूं, इन रिट्स को इशू करके मैं आपको प्रोटेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। चमका क्या? समझ में आया भाई? ओके फाइन, ठीक है। So this was regarding the fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स की बात थोड़ा सा चीज ऐड और कर देता हूं। कुछ फैक्ट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कहीं एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स में जो पहला वाला फैक्ट एक एक करके लिखते जाना। जो पहला वाला फैक्ट है वो क्या बोलता है, ये वाली चीज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि सारे के सारे आर्टिकल्स सिटीजन्स को तो मिलते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो आर्टिकल 15, 16, 19 वो जो 6Fs हैं, 29, 30 जो कल्चरल माइनॉरिटीज वाले राइट्स हैं, इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। अरे फॉरेनर में 2-4 फॉरेनर आ जाएंगे, बोलेंगे हम ही माइनॉरिटी हैं, तो 29, 30 थोड़ी ना लगा दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स केवल सिटीजन्स के होते हैं, फॉरेनर्स के नहीं होते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये सारे के सारे आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप एक बार पढ़ोगे कि 15 आर्टिकल क्या था, आर्टिकल नंबर 15 क्या था, 16 क्या था, याद करने का तरीका बताया गया, 19 क्या था, 30 क्या था, तो हाँ आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस जो काफी देर से मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं बता दूं, दैट इज जो आर्टिकल 32 है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पर आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट्स को यह पावर देता है कि वो किसी की पिटीशन सुने जिसका कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, जिनको नहीं मिले फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो, भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम है सुनना, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही। क्यों? क्योंकि 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू हियर यू। सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। एक चीज वो पूछता है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, वो एक आपको रीजन लिखना पड़ता है वहां पर कि आई डिडंट गो टू हाई कोर्ट क्योंकि वहां पर टाइम ज्यादा लगता है। कोई भी रीजन लिख सकते हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। you're just supposed to write the reason why you went directly to Supreme Court instead of going to High Courts, ठीक है। पर क्योंकि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव जजमेंट, bound to help you in the cause if you are approaching Supreme Court। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक हैं?
फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं पर भी 226 तो बहुत आगे चला गया ना भाई। तो हाई कोर्ट में जो बैठा हुआ है ना, उसका मन करेगा अरे यार आज थोड़ा कहीं तो किसी की शादी में जाना है, जो भी है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट का मन करे तो इस आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू हियर योर पिटीशन। वो बोलेगा नहीं भाई अभी भाड़ में जाओ, अभी तुम्हारा बात नहीं सुनना है भाई, अभी मैं बिजी हूं थोड़ा, अभी क्लास ले रहा हूं, कल सुनूंगा, ठीक है। तो हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा सुनना पड़ेगा, हाई कोर्ट कभी सुनेगा कभी नहीं सुनेगा, ठीक है। ओके फाइन, रिट्स इशू करना पड़ेगा, ओके फाइन। उसके बाद आता है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ड मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी यूज किया था। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे पुराने आर्टिकल्स थे ना, कुछ एक चीज ऐसी आई कि उस पूरी चीज को चेंज कर दिया। वो एक चीज कौन कौन सी थी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का पावर कम कर दिया गया था। वो बाद में फिर से चेंज हो गया 44th अमेंडमेंट के बाद, पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास थोड़े कम कर दिए गए थे, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास थोड़े कम कर दिए गए थे। अब कहां पर कम किए गए थे, कितने, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अलग है, ठीक है। इंडियन पीनल कोड और क्राइम सीपीसी क्या होता है, सीपीसी इंडियन पीनल कोड और सीपीसी अभी क्राइम प्रोटेक्शन कोड है, जो भी उनमें आते हैं, तो वो जुडिशियल वाला पार्ट है, जुडिशियरी वाले पार्ट है, वो नहीं पढ़ेंगे, वो एलबी वाले पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि कहां पर है भाई, कौन से आर्टिकल में है, 51A में है, आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में है। इनको ऐड किया गया अमेंडमेंट नंबर 42 में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में एक और चीज आई जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये हमारे प्रियम्बल में ये तीनों वर्ड्स ऐड कर दिए गए प्रियम्बल में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना भाई, ये चीज 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी और ये तीनों वर्ड्स ऐड किए हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 में इतने आगे कैसे पहुंच गया, क्योंकि ये आर्टिकल देता है प्रेसिडेंट को पावर कि वो फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल, वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। कब सस्पेंड कर सकता है भाई, इमरजेंसी में। अभी आप पूछ रहे थे ना कि इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल कैसे हो गई, अगर प्रेसिडेंट किसी का पपेट बन जाए, पपेट होता नहीं है, अगर प्रेसिडेंट किसी के अंदर आ जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए किसी लीडर से, तो ऐसा भी हो सकता है। वो मैं बताऊंगा, इमरजेंसी के प्रोविजंस चेंज कर दिए गए हैं, बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं, पर उस समय की बात बता रहा हूं, उस समय तो इमरजेंसी के प्रोविजंस चेंज नहीं हुए थे। तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देता है फंडामेंटल राइट्स को, और ये बेवकूफी है। अगर आप एक ऐसा राइट है जिसको खत्म कर दोगे तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स बेकार हो जाएंगे। वो कौन सा राइट है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 32 अगर आप खत्म कर दे रहे हो, तो अगर आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन कुछ नहीं मिल रहा, तो आप किसके पास जाओगे बोलने, तब तो आर्टिकल 32 रहा ही नहीं है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रहा ही नहीं। तो जो आर्टिकल 359 है उसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो आर्टिकल 32 को खत्म कर देते हैं, बोलते हैं ये सस्पेंड हो गया, आर्टिकल 32 खत्म हो गया, इसके अंदर जितने भी आपको लिबर्टीज मिल रही थी वो सब खत्म हो जा रही हैं, तो बस भाई, तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स भी नल एंड वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। 358 में कुछ और होता है, 358 में केवल आर्टिकल 19 खत्म होता है। जब 358 लगता है तो केवल आर्टिकल 19, 358 में अंडरस्टूड है, आर्टिकल 19 खत्म हो गया। आर्टिकल 359 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो खत्म कर सकता है, उनकी मर्जी है, वो खत्म कर सकते हैं। ऐसा उनका मन करेगा नहीं खत्म करने का तो वो नहीं भी करेंगे, पर आर्टिकल 358 पक्का आर्टिकल 19 को खत्म कर देता है। आर्टिकल 19 में आपको जितने भी फ्रीडम मिल रहे हैं वो सब खत्म कर देता है, आर्टिकल 358 लग जाए तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से स्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें जो पिछले कुछ सालों में पूछी गई हैं, एंड हाँ, उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे